गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे, जो कि 2 क्लास हम लोग लिगेंड्स के बारे में देखे थे। आइए हम बात करते हैं, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। ठीक है, अभी तक लिगेंड्स में क्या क्या पढ़े हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फिर से एक बार शॉर्टली रिवीजन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले लिगेंड्स के बारे में हम लोग देखे थे कि लिगेंड्स है क्या। तो लिगेंड्स का मतलब होता है जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए। हम लोग ये देखे पहला बात कि लिगेंड्स कहलाने के लिए लोन पेयर होना जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो अगर डोनेशन ऑफ लोन पेयर, याद रखिएगा क्लासिफिकेशन का बेस क्या लिए कि डोनेशन ऑफ लोन पेयर, कि कोई भी लिगेंड में ऐसा परमाणु होंगे जो अपने लोन पेयर का डोनेट कर देगा, उसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पढ़े। क्या क्या पढ़े? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे मोनोडेंटेड सबसे पहले पढ़े। इस मोनोडेंटेड में एक लोन पेयर डोनेशन था, एक लोन पेयर का डोनेशन अगर हो रहा था तब इसका नाम पड़ा था मोनोडेंटेड। ठीक है, मोनोडेंटेड में हम लोग क्या क्या देखे थे कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और न्यूट्रल, तीनों चीज हम लोग देखे थे। और नेगेटिव, ये आपका धनायन है, धनायन होगा, ये आपका उदासीन, और ये आपका ऋणायन। ये लिगेंड के बारे में हम लोग देखे थे मोनोडेंटेड में। इसके बाद हम लोग देखे कि बाइडेंटेड में क्या क्या था। तो बाइडेंटेड का मतलब था कि डोनेशन कितना होना चाहिए, तो 2 लोन पेयर अगर है तब इसको कहते हैं बाइडेंटेड। ठीक है, बाइडेंटेड में डोनेशन होगा 2 लोन पेयर का। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, यहां तक। तो अब देखिए, बाइडेंटेड में डोनेशन कितना का होता है, 2 लोन पेयर का। इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स याद रखे थे। पहला EN याद रखना है, और दूसरा OX। आपको NCERT में ये 2 लिगेंड्स के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, देखिए EN का पूरा नाम क्या था, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए, EN का पूरा नाम क्या है। चलो बताओ, EN का पूरा नाम क्या है। आप लोग का जवाब आना चाहिए। चलिए देखिए, EN का पूरा नाम होगा एथेन 1,2-डाई एमीन। EN का पूरा नाम होता है एथेन 1,2-डाई एमीन। स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए EN का। तो देखिए, एथेन कहलाने के लिए 2 कार्बन इस तरह से अरेंज रहेंगे, और
डाई एमीन, एमीन ग्रुप बताए थे कि NH2 को कहते हैं एमीन ग्रुप। तो एक यहाँ से जोड़ा रहेगा और एक एमीन यहाँ जोड़ रहेगा। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेशन में जाएगा। यहाँ पर कोई मेटल होगा जिसका डोनेशन करेगा। तो ये है आपका एथेन 1,2 डाईएमीन। ये आपका है ऑक्जेलेट है। इसको फार्मूला C2O4 यहाँ पर 2- होता है। अगर इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखिए 2 कार्बन है यहाँ कर दिए और एक ऑक्सीजन नीचे, एक ऑक्सीजन नीचे, यहाँ डबल ऑक्सीजन ऊपर में, यहाँ डबल ऑक्सीजन ऊपर में, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव, और इसके पास लोन पेयर होगा, ये डोनेशन करेगा। तो ये हो गया आपका बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। इसके बाद हम लोग पॉलीडेंटेड पढ़े। पॉलीडेंटेड, ठीक है। इसके बाद पढ़े पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड में ढेर सारे एग्जांपल्स देखे, जिसमें डाइईन की बात किए, इसमें ट्राइईन की बात किए, इसके बाद EDTA की बात किए, EDTA की बात की। देखिए डाइईन का मतलब क्या हुआ? डाइईन का मतलब हुआ कि EN 2 होना चाहिए, एक होगा CH2 ये यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर CH2 और CH2 और यहाँ पर NH2। देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ के एक नाइट्रोजन, यहाँ के एक नाइट्रोजन और यहाँ के एक नाइट्रोजन, ये मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तभी कहलाते हैं डाइईन। इसी प्रकार से ट्राइईन था। यहाँ पर क्या होगा कि EN जो है 3 गो होना चाहिए। EN कितना होना चाहिए? 3 होगा, और ये टेट्राडेंटेड में आता है। याद रखिएगा, ये टेट्राडेंटेड लिगेंड के टाइप्स में आते हैं और इसको कहते हैं ट्राइडेंटेड, ठीक है। मतलब डोनेशन यहाँ से 3 एटम से हो रहा है, जबकि इसमें 4 एटम से डोनेशन होगा, इसलिए ट्राइईन कहते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंस है EDTA। आपका EDTA इंपॉर्टेंस है। देखिए EDTA में क्या होता है, इसका नाम होता है इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। एथिलीन में क्या होगा कि CH2 और CH2 होगा। डाईएमीन होगा, डाईएमीन आपका NH2 और NH2। अब डाईएमीन से टेट्रा एसीटेट जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा और एक यहां से, और एसीटेट बना रहे हैं, एसीटेट आई, यहां पर टेट्रा एसीटेट बनेगा। 2 हो गए एसीटेट और 2 और जुड़ेगा एसीटेट। इस नाइट्रोजन से यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पर एसीटेट जोड़ दो। ये हो गया, और एक यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इस प्रकार से 4 एसीटेट जुड़ जाते हैं। ये हो गया EDTA। मतलब EDTA में याद रखना है कि हेक्साडेंटेड होते हैं। ये था पिछले क्लास में हम लोग किए थे, और एक टाइप और पढ़े थे
एम्बीडेंटेट के बारे में, एम्बीडेंटेट के बारे में, एम्बीडेंटेट। चलो एम्बीडेंटेट में देखे थे कि अगर इस तरह से सिस्टम था कि यहाँ से सल्फर डोनेशन करा था मेटल के साथ में और यहाँ से नाइट्रोजन डोनेशन करा था मेटल के साथ में, मतलब वैसा लिगेंड जिसके पास दो सेंटर है डोनेशन के लिए, एक है सल्फर और दूसरा है नाइट्रोजन, लेकिन एक समय पर किसी एक सेंटर के द्वारा ही डोनेशन होता है मेटल के साथ में, तब इसको कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसका एक और एग्जांपल देखे थे NO2 के बारे में। अगर NO2 को बनाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन का डोनेशन है मेटल के साथ में और ऑक्सीजन जिनको कहते हैं, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर इस ऑक्सीजन का डोनेशन है इस मेटल के साथ में। तो मतलब यहाँ पर भी दो सेंटर है, याद रखिएगा। यहाँ पर ही नाइट्रोजन एक डोनर सेंटर है, जबकि इस केस में ऑक्सीजन डोनर सेंटर है। यहाँ पर देखिए सल्फर था और यहाँ पर था नाइट्रोजन। तो इस तरह की जो सिस्टम होते हैं, जो लिगेंड्स कहलाते हैं, वो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं। ये पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, बाकी सब ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक नए लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका लास्ट ईयर लिगेंड्स है चिलेट लिगेंड, इसको किलेट भी कहते हैं, किलेट लिगेंड है आपका। ठीक है, ये जो सबसे अंत में हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ही मस्त लिगेंड है। इस लिगेंड के खास बात है कि जब भी लिगेंड्स किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, और जब रिंग का फॉर्मेशन होगा तो जितने भी अभी तक पढ़े आपने वो सभी से ज़्यादा स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मतलब इसके द्वारा बनाए गए जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखिएगा कि आपका किलेट जो है आपका इस लिगेंड किस तरह से डिफाइन करता है। तो याद रखिएगा कि इसमें हमेशा बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपने EN की बात कर रहे थे तो EN में क्या था, CH2 और CH2, और यहाँ पर NH2 था, यहाँ पर था NH2। अब देखिए ये क्या करता है कि यहाँ पर किसी मेटल आयन के साथ में बॉन्ड बना देगा। अब देखिए तो ये बॉन्ड बना तो एक रिंग का निर्माण हो गया, एक रिंग का निर्माण हुआ। देखिए एक रिंग बन गया। तो जब ये रिंग का फॉर्मेशन किया तब इस तरह की लिगेंड भी चिलेट लिगेंड के नाम से जाना जाएगा। और देखिए रिंग कितना मेंबर का बना है, तो एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर और एक 5 मेंबर, मतलब 5 मेंबर का रिंग बनके तैयार है। तो जब भी रिंग का फॉर्मेशन होता है तो जनरल कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इस चिलेट का ज़्यादा खास बात है। आइए डिफिनेशन से समझाते हैं। ठीक है, डिफाइन करते हैं। जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड
लिगेंड जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड के दो या अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा केंद्रीय धातु से आबंध बनाते हैं तो इस प्रकार के लिगेंड को क्लेट लिगेंड कहा जाता है। और यह घटना चिलेशन, आप जिसको कहते हैं किलेशन, ठीक है, कहलाते हैं। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए, यह आपका लिगेंड कहलाता है। क्लेट का मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ क्या क्या पॉइंट, तो एक होता है कि बाइडेंटेड हो या पॉलीडेंटेड। जो भी हम लोग बाइडेंटेड की बात करो या पॉलीडेंटेड की जितनी भी एग्जांपल्स देखें, उसके द्वारा क्या होता है कि केंद्रीय धातु जो है, केंद्रीय धातु के साथ में वो एक अबंध बना लेगा और अबंध बनाएगा, तब इस प्रकार की लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। और ये जो घटनाएं हो रही है ये आपका किलेशन कहलाता है। ठीक है, ये आप पॉइंट मेजर ध्यान में रखना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो याद रखिएगा किलेशन जब भी होगा तब वहां पर एक रिंग का निर्माण होगा। इसका मेन पॉइंट है, नीचे लिख रहे हैं आप, एक इसको लिखते चलिए। चिलेट लिगेंड के द्वारा हमेशा स्टेबल संकुल, देखो संकुल लिखा, इसका मतलब है आपकी कॉम्प्लेक्स की बात हो रहा है। हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है क्योंकि संकुल रिंग का निर्माण करते हैं। एक बात ध्यान में होना चाहिए कि जब चिलेट लिगेंड जब भी यूज होगा तो इसके द्वारा हमेशा याद रखिएगा स्टेबल संकुल बनेगा। जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कैसा होगा, स्टेबल बनेगा, क्योंकि इसमें याद रखिएगा संकुल कैसा बनने वाला है आपका, एक रिंग का टाइप का बनेगा। और जब भी रिंग बनता है तो जनरल से ओपन चेन से ज़्यादा स्टेबल होता है रिंग चेन का, ओपन चेन से ज़्यादा स्टेबल रिंग चेन का होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ओके, ये ध्यान में रखना है बात। देखो रिंग वाला आपने सवाल बहुत ढेर सारे बनाए होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में, वहाँ पर इस तरह से रिंग बनाने के लिए सीखे थे। ध्यान दीजिएगा, रिंग में भी एक होता है 3 मेंबर का रिंग, एक होता है 4 मेंबर का रिंग,
एक होता है 5 मेंबर का रिंग और एक होता है 6 मेंबर का रिंग। टोटल इसके बाद 7 मेंबर का भी होता है, लेकिन 6 मेंबर तक आपको ध्यान रखना है, ये 3 मेंबर का रिंग है, 3 मेंबर का रिंग है। ये आपका 4 मेंबर का रिंग है। इसी प्रकार से 5 मेंबर का रिंग है और ये आपका 6 मेंबर का रिंग है। ठीक है। अब देखिए 3 मेंबर में एक होगा यहां पर, एक मेंबर यहां होगा और एक मेंबर यहां होगा। 4 में एक मेंबर यहां, एक मेंबर यहां, एक मेंबर यहां, एक मेंबर यहां। 5 में यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा। 6 में देखिए कहां कहां होगा। अब देखिए तो वहां पर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक वाला में क्या कि जैसे जैसे रिंग बड़ा होता है, अगर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो जो एंगल है, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है और जो एंगल बन रहा है, तो जैसे जैसे रिंग बड़ा होते जाएगा बॉन्ड एंगल जो है वो बड़ा होगा। मतलब क्या हुआ, इसमें जो स्ट्रेन है, देखो ध्यान से समझो कि अगर मान लो कि इस तरह से है, ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह से है तो ये दोनों, ये जो दिखाई दे रहा है यहां पर जो एटम्स लगा होगा ये एक दूसरे को रिपेल करके दूर हटना चाहेगा। जैसे एंगल बड़ा होता है तो ये दूर होते चला जाएगा और जितना दूर होगा वो मेंबर उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। यही कारण है कि अगर 3 से ज़्यादा 4 मेंबर स्टेबल है, 4 से ज़्यादा 5 है और 5 से ज़्यादा 6 है। यह मेंबर आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। तो यहाँ पर भी जो रिंग बन रहा है तो 4 मेंबर से ज़्यादा 5 मेंबर स्टेबल होगा और इसके बाद 6। यह दो तरह का जो 5 और 6 मेंबर जो बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये बात समझ में आ गया? अगर आ गया है तो कमेंट्स में लिखकर बताइए। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आप अगर हम ऑर्डर बनाएंगे रिंग का तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग जो बनेगा ये आपका होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ए होगा, फिर ए होगा। ये जनरल ये है, आप कहानी पढ़ते हैं, जनरल कहानी ये है पढ़ते हैं कि ज़्यादा 6 मेंबर का रिंग स्टेबल होता है, इसके बाद 5 मेंबर का, इसके बाद 4 मेंबर का, तो 3 मेंबर का। सबसे कम जो है 3 मेंबर का स्टेबल होगा और सबसे ज़्यादा 6 मेंबर का रिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है बड़ा बन रहा है, यहाँ पर एंगल जो है छोटा बन रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो थोड़ा सा ये उल्टा हो जाता है। उल्टा इसलिए होगा, ये मेंबर अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के, यहां देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो देखो यहां पर जो ऑर्डर होगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स की, जो ऑर्डर होगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स की जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 से ज़्यादा 4 का और 4 से ज़्यादा होगा 6 का और 6 से ज़्यादा होगा 5 का। एक होगा ई ऑर्डर। ई ऑर्डर कब यूज करना है? जब हमारा कॉम्प्लेक्स में
जब हमारा कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा, यह नॉन एरोमेटिक के कंडीशन में, याद रखिएगा, जब एरोमेटिक जैसे कोई शब्द नहीं है, एरोमेटिक जैसा जहाँ पर नहीं होगा तब ये ऑर्डर चलेगा। लेकिन अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड अगर है, एरोमेटिक बन रहा है, तो याद रखिएगा इससे ज़्यादा तो ये बनेगा, लेकिन इससे ज़्यादा ये होगा और इससे ज़्यादा 6 मेंबर का रिंग स्टेबल होगा। ये ऑर्डर याद रखिएगा, ये ऑर्डर याद रखिएगा। क्या हो गया, देखिए ये ऑर्डर याद रखिएगा, यहां पर कंडीशन कब होगा, यह एरोमेटिक के लिए है, एरोमेटिक के लिए है। जब रिंग में एरोमेटिक हो जाए, मेरा रिंग एरोमेटिक हो जाएगा तो 6 मेंबर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा 5 मेंबर से। अगर एरोमेटिक की कंडीशन ना हो, याद रखिएगा एरोमेटिक का कंडीशन ना हो, तब 5 मेंबर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा 6 मेंबर वाला सर। ये चिलेट आपको बताता है, इसके बारे में चिलेट ही एक्सप्लेन करता है। चलो ये बात समझ में आया। चलो गड़बड़ हो रहा है, चलो क्लियर हो गया कि एरोमेटिक अगर है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अगर नॉन एरोमेटिक का सवाल अगर है तब ये आप याद रखिएगा कि 5 मेंबर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। एरोमेटिक टर्म आपने ऑर्गेनिक में भरपूर पढ़े होंगे, एरोमेटिक के बारे में ऑर्गेनिक वाले बहुत पढ़ाते हैं, इसलिए वहाँ पर एरोमेटिक की कंडीशन होता है, वो कंडीशन को जानना पड़ता है कि कौन सी कंडीशन में एरोमेटिक होगा और कौन सी कंडीशन में एरोमेटिक नहीं होगा। तो जहाँ पर भी एरोमेटिक आता है तो एक कंडीशन आपको याद रखना पड़ता है। तो हम लोग सिर्फ इतना याद रखे चलेंगे कि 5 मेंबर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा 6 मेंबर वाला से। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल्स, चलिए अगले पेज में एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए आपका FeEn का होल 3 और यहाँ पर +2 है, ये दिया हुआ है। अब देखिए तो ये जो चिलेट बना है इसमें जो लिगेंड है ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड है कि नहीं। तो ये क्या करेगा कि अगर बाइडेंटेड है तो ये चिलेट बना सकता है, चिलेट ग्रुप यूज होगा, चिलेट बन सकता है। अब देखिए Fe और देखिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए एक बार, बताइए इस कंपाउंड का Cn क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, चलिए बताइए। तो आप लोग रिप्लाई कीजिए, इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा।
देखिए इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कि अगर En है तो एक बार में 2 बॉन्ड बनाएगा और संख्या 3 है, टोटल 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 बॉन्ड बनेगा। तो देखिए ये बनाता है 6 इस तरह से। इस तरह के जो शेप होते हैं, ज्योमेट्री जो होते हैं, उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाया हुआ है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब देखिए आपके पास लिगेंड क्या है, En है। En का मतलब बताए थे कि CH2 और यहाँ पर NH2 और यहाँ पर NH2, इसके द्वारा मेटल के साथ में बॉन्ड बनना चाहिए। ये जो मेटल है इसके साथ में बॉन्ड बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक होगा नाइट्रोजन और इसे CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर होगा NH2 और H2, इसके द्वारा ये बॉन्ड बना है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं NH2, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पर भी इसी प्रकार से बनाया होगा बॉन्ड, CH2 और यहाँ पर NH2, ये बॉन्ड बनाया होगा इसके साथ में। और यहाँ पर भी इस तरह से बॉन्ड बनाया होगा आपका NH2 CH2 और NH2, ये बॉन्ड बनाया है। तो इस तरह से ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। और यहाँ पर जो चार्ज होगा +2 यहाँ दे दिए। अब देखिए तो ध्यान से देखिएगा, देखिए एक बॉन्ड इधर से बना है, एक इधर से बना है, इधर से बना है, इधर से बना है, इधर से बना है। कै मेंबर का रिंग हो गया? तो एक मेंबर यहाँ हो गया, 2 3 4 5, तो 5 मेंबर का रिंग बनाया है। मतलब ये कंपाउंड जो है स्टेबल होगा, क्योंकि 5 मेंबर वाला रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक 5 मेंबर का रिंग है, 2 है, 3 है, 3 में ऐसे रिंग का निर्माण किया है ये कंपाउंड, इसलिए ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। क्लियर? तो इस प्रकार से चिलेटिंग वाले जितने भी लिगेंड होते हैं इस प्रकार से रिंग का निर्माण करेंगे और एक बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और वो जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने की कंडीशन था कि रिंग का फॉर्मेशन करना। इस प्रकार से आपने सारे लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिए, एक एक करके हम लोग सारे लिगेंड्स अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब हम लोग आगे दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहां पर देखिए टॉपिक है आपका लिगेंड पढ़ लिए। इसके बाद जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल्स। जो केंद्रीय धातु है ना उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। जो केंद्रीय धातु है ऑक्सीकरण संख्या, हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीखेंगे।
ये भी आपका यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, और जब भी हम लोग ये नेमिंग ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूज भी करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या का यूज एक तो डायरेक्ट सवाल पूछने में करता है, आपसे सवाल पूछ लेता है, और दूसरा जब भी नेमिंग लिखेंगे तब वहाँ पर ये पूछेगा केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ये बताना होगा। ये दो बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए हम लोग इस चीज को बहुत ही आराम से समझेंगे। आप इसको कहीं ना कहीं क्लास 11 के अंदर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। एक चैप्टर वहां पर पढ़ना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वहां पर इस चीज को बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए ऑक्सीकरण का मतलब क्या है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई मेटल है तो क्या करता है कि मेटल में एक टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी होता है। जैसे मान लो कि एक मेटल है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जो यहाँ पर चार्ज आ रहे हैं, इसी चार्ज को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर चार्ज एक आया है तब इसका ऑक्सीकरण संख्या एक बोलेंगे। अगर ये मेटल 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, मान लो कि मेटल है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो यहाँ पर इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा। तो 2 प्लस जो चार्ज है ये बताता है ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो हमारे पास जो केंद्रीय धातु होता है ना, तो मेटल है तब वो उसका काम ही है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, उसका काम है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इस कंपाउंड के अंदर में हम पता करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा जितना उसके ऊपर चार्ज आएगा उसके बराबर ही ऑक्सीकरण संख्या दे देंगे। तो इस कंपाउंड का जितने भी केंद्रीय धातु होगा उस सभी का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। क्लियर। अब आइए इसके लिए कुछ बेसिक रूल है उसको याद रखना पड़ेगा। बेसिक रूल है उसको याद रखना पड़ेगा। पहला रूल है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लो कि आपके पास एक मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, और इसके साथ में हम एक लिगेंड की बात करते हैं। ठीक है, एक लिगेंड दिए हैं, एक्वा लिगेंड दिए हैं। तो अगर हम इस मेटल का ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाह रहे हैं, ये मेटल का ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इस मेटल का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मान के चलते हैं कि इसका ऑक्सीकरण संख्या 100 होगा। क्योंकि हमको इसको निकालना है तो हम इसको लेके चलते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या 100 होगा। दूसरा, यहाँ पर लिगेंड देखते हैं, लिगेंड होगा कैसा। लिगेंड आपका धनायन होगा, आपने पढ़ा लिगेंड के बारे में, धनायन होगा या ऋणायन होगा या उदासीन होगा। ये 3 तरह के लिगेंड के बारे में आपने पढ़ा है, एक धनायन के बारे में, दूसरा ऋणायन के बारे में, तीसरा उदासीन के बारे में। तो जैसा लिगेंड होगा उस तरह का उसका ऑक्सीकरण संख्या देना है। मान लो कि हम जल एक उदासीन लिगेंड है, तब उदासीन लिगेंड का मतलब है कि इसका 0 ऑक्सीकरण संख्या देंगे। अगर 0 देंगे, संख्या 6 है तो 6 से गुना करेंगे। ठीक है, इसके अब तो इसमें कोई लिगेंड दूसरा है नहीं तो बराबर दे देंगे। अब देखिए यहां पर इसे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो बराबर में 0 देना है। ध्यान से सुनो,
अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में कुछ नहीं लिखा है तब देना है बराबर में 0। अगर लिखा है कि प्लस लिख देगा तो बराबर में देना है प्लस। अगर लिख दे ऊपर में बराबर में माइनस तो लिखना है बराबर में माइनस। जो चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में लिखेगा वैसा देना है। अगर नहीं लिखता है तो कुछ नहीं देना है, लिखता है तो देना है बराबर में वही चीज़। अगर लिखा है +2 तो बराबर लिखेंगे +2, लिखा है -5 तो लिखेंगे बराबर -5। जो चीज़ लिखा रहेगा वो बराबर में देना है, नहीं लिखा है तो 0 देना है। अब आइए, अगर इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो 1 से 0 बराबर 0, मतलब x की वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। मतलब इसे मेटल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। क्लियर? किसी का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है आपको याद रखना है, सबसे पहले जिसका निकालना हो उसको x लेके चलते हैं। इसके बाद लिगेंड को पहचानते हैं कि मेरा जो दिया गया सवाल में लिगेंड है वो कैसा है, वो धनायन है कि ऋणायन है कि उदासीन है। अगर धनायन है तो उसके ऊपर कितना धनायन आता है, ऋणायन है तो उसके ऊपर कितना ऋणायन आता है, अगर उदासीन है तो आपका उदासीन होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसी छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग लेके चलते हैं। पहला, केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या x मानते हैं। दूसरा बात याद रखना है, लिगेंड के प्रकृति के आधार पर उसका ऑक्सीकरण संख्या लेना है। तीसरा, ये छोटे छोटे बात है लेकिन दिमाग में रखना है। तीसरा बात में ये लिखेंगे, यदि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर प्लस या माइनस दिया है तो बराबर के बाद प्लस या माइनस लिखना है। और कुछ नहीं दिया है तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ऊपर और कुछ नहीं दिया है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो बराबर में 0 लेना है, बराबर में 0 लेना है, 0 लेना है। ये बात मोटा मोटी याद रखिएगा। ये चीज अगर याद है तो आसानी से आप किसी का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। कोई भी कंपाउंड दिया हो उसका ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसका क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अगर आप लिख लिए हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए।
चलिए हम लोग अब कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका K3 FeCnO6, पहला सवाल दे दिए, ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो धातु दिया रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में जो धातु दिया रहेगा उसका ऑक्सीकरण संख्या ग्रुप नंबर के बराबर होगा। ऑक्सीकरण संख्या ग्रुप नंबर के बराबर होगा। ये याद रखिएगा। किसके लिए है कि जो भी दिया रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में धातु, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ग्रुप पे नंबर के बराबर होगा। मतलब यहाँ देखिए पोटेशियम दिया हुआ है, पोटेशियम किस ग्रुप में आते हैं? चलो कमेंट करेगा पोटेशियम किस ग्रुप में आते हैं? नेटवर्क फंस रहा है। अच्छा बताइए, ये पोटेशियम जो है किस ग्रुप का है? तो देखिए आपको याद होना चाहिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, पहला ग्रुप का है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 लेके चलना है। क्लियर? अगर पहला ग्रुप का है तब इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 होगा। अब देखिए अगर निकालना है ऑक्सीकरण संख्या तो सबसे पहले इसका लिखना होगा ऑक्सीकरण संख्या। पहला ग्रुप का है तब इसको देंगे 1 और संख्या देखिए कितना दिया हुआ 3, तो 3 से गुना करेंगे प्लस। केंद्रीय धातु के लिए हम लोग ऑक्सीकरण संख्या क्या लेके चलते हैं? x लेके चलेंगे प्लस। यहाँ देखिए ACN है, इसको साइनो बोलते हैं और साइनो एक रिनायन है। कैसा लिगेंड है? एक रिनायन लिगेंड है और इस पर रिनायन का मान जो है 1 होता है, इसलिए -1 लेके लेके चलेंगे। इनकी संख्या है 6, तो 6 से गुना कर देंगे। अब देखिए तो कोऑर्डिनेशन के ऊपर में कोई कुछ लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन जो है स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बराबर में 0 लेना है, बराबर में 0 लेना है। और सिंपल से एक इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, जो रियल x का मान आएगा वह कहलाएगा ऑक्सीकरण संख्या Fe का। चल निकालिए, इसका हो जाएगा 3 + x -6 बराबर 0। अब देखिए तो -6 में से +3 चला जाएगा, क्या होगा? x -3 बराबर 0, x का वैल्यू आएगा +3। तो लिखेंगे Fe का ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा। Fe का ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा। ये बात समझ में आया? किस प्रकार से निकालते हैं? चलिए बिल्कुल सही है, फर्स्ट ग्रुप का होगा। ये नीरज कुमार का जवाब है, बहुत अच्छा।
बाकी लोग भी जवाब दीजिए। चलिए एक सवाल करते हैं और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। सवाल देखिए, K4 और FeCN का होल 6 दिए हैं। बताइए इसका Ap का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? यह लास्ट सवाल है, इसके बाद अगले क्लास कल स्टार्ट करेंगे। चल ध्यान से देखिएगा, फिर से हम बात करेंगे उसी का कि कौन सा ग्रुप का है। तो के आपका फर्स्ट ग्रुप का है, पहला ग्रुप का है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 लेके चलेंगे। संख्या है 4 तो 4 से गुना करेंगे। केंद्रीय धातु के लिए ऑक्सीकरण संख्या x लेके चलेंगे प्लस। इफिन से आपको साइनो है तो इसका नेगेटिव चार्ज 1 होता है, इसमें गुना करेंगे इस संख्या 6 से। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 0 लेके चलेंगे। अब सिंपल से एक समीकरण है, इसको हल कर लीजिए। हल कैसे करना है? तो 1 में 4 से गुना होगा 4 प्लस x और -6 बराबर 0। अब 6 में से ये 4 जाएगा तो बचेगा x - 2 बराबर 0, यानी x का वैल्यू +2। मतलब Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +2 होगा। Fe का ऑक्सीकरण संख्या +2। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। क्लियर? हाँ, ईशु शर्मा का बिल्कुल जवाब सही है और नीरज कुमार का भी। आप लोग इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। ठीक है, तो आज यहाँ तक रहने देते हैं। अगले क्लास में और ढेर सारे सवाल लेके आएंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए और कोऑर्डिनेशन, दोनों एक साथ कर लेंगे। ठीक है।